देखिए इसकी थोड़ी संरचना की बात कर लेते हैं, इसकी बनावट की। तो सबसे बाहर, ये आप चित्र में देख सकते हैं, जो आपको सबसे बाहर की ओर जो एक भित्ति दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल। इसके अलावा देखिए सेल वॉल के नीचे, ये आपको सेल वॉल नज़र आ रही है, इसके नीचे की तरफ जो आपको एक और दूसरी वॉल नज़र आ रही है, ये किसकी बनी हुई है? ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी हुई है। ठीक है, और इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली। इसके अलावा देखिए बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात जो जीव द्रव्य जालिका है और अन्य विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते। और केंद्रक के स्थान पे क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। ये कोशिका दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बैक्टीरिया में होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका की पहचान क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक तो विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते, कोशिका के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये जो अंग होते हैं कोशिकांग जिन्हें कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं पाए जाते। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया में अर्धविकसित राइबोसोम जरूर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे केंद्रक भित्ति नहीं होगी, बैक्टीरिया में केंद्रक भित्ति नहीं होती, चूँकि हमें पता है कि केंद्रक में क्या होता है? डीएनए होता है। तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया में भी डीएनए है, लेकिन ये खुले रूप में फैला हुआ होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, इस डीएनए को रोकने के लिए जो केंद्रक भित्ति होती है वो यहाँ पे बैक्टीरिया में नहीं होती। ठीक है, ये हो गई बैक्टीरिया की बात। अब थोड़ी सी बात हम वायरस की भी कर लेते हैं। देखिए वायरस, ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं विषाणु। वायरस का अध्ययन, जब हम मेडिकल की पढ़ाई में वायरस का अध्ययन करते हैं तो इसे हम कहते हैं वायरोलॉजी। विषाणु की खोज किसने की सबसे पहले? इवानोवस्की। ठीक है, ये रशियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1892 में वायरस की खोज की। और कहाँ पे की, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए आप जानते हैं तंबाकू होता है, तंबाकू पौधा है, इसकी पत्तियाँ होती है। इस पत्तियों में दोस्तों एक रोग लगता है, एक बीमारी होती है मोज़ेक। और ये मोज़ेक बीमारी किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। लेकिन जब तक वायरस की खोज तो हुई नहीं थी, तो यहाँ पे लोग इसके बारे में जानते नहीं थे कि ये मोज़ेक बीमारी क्यों होती है। तो यहाँ पे इवानोवस्की ने सबसे पहले ये बताया कि ये जो बीमारी है ये वायरस की वजह से होती है। इसके बाद में देखिए लुई पास्चर और बिजरिंग द्वारा वायरस को क्या कहा गया? जीवित तरल संक्रामक। ठीक है, अब देखिए विषाणु जो है ये बहुत छोटे परजीवी, अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए कण है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, कण है, जीव नहीं कहा है, कण है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने पहले ही बताया कि वायरस अगर खुली अवस्था में होगा वायुमंडल में या किसी निर्जीव वस्तु की सतह पर अगर वायरस होगा मुक्त अवस्था में, ठीक है, तो ये निर्जीव होता है। लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव में प्रवेश करेगा तो ये सजीव हो जाता है और सजीव होने के बाद में ये अपनी जो कोशिकीय क्रियाएं हैं वो प्रारंभ कर देता है, जनन प्रारंभ कर देता है और अपनी संख्या को तेज़ी से बढ़ाने लगता है। इसीलिए वायरस से होने वाली बीमारियां अधिकतर काफ़ी घातक होती है, महामारियां टाइप होती है। अब देखिए वायरस शब्द, इसकी बात करते हैं। तो वायरस शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, लैटिन भाषा। अब देखिए लैटिन क्या है? लैटिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसके नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो इन दोनों को जो ये मैंने गोले में इसको प्रदर्शित कर दिया है, ये लैटिन देश कहलाते हैं। इस क्षेत्र में जो देश हैं ये कहलाते हैं लैटिन देश। तो यहाँ की जो भाषा है लैटिन, उस भाषा का शब्द है वायरस। वायरस का जो अर्थ है, लैटिन भाषा में जो वायरस का अर्थ होता है उसका मतलब है पॉइजन, मतलब जहर। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने बताया कि वायरस निर्जीव की तरह भी व्यवहार करता है और सजीव की तरह भी व्यवहार करता है। अब देखिए अगर निर्जीव की तरह जो लक्षण होते हैं वायरस के, जब ये खुली मुक्त अवस्था में होगा वातावरण में, तो इसके लक्षण कैसे होंगे, किस प्रकार ये बर्ताव करेगा, किस प्रकार इसकी संरचना होगी। तो इनमें प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य, एंजाइम सिस्टम, श्वसन आदि जो मूलभूत लक्षण होते हैं या मूलभूत पदार्थ होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। ठीक है, कब नहीं पाए जाएंगे? जब ये मुक्त अवस्था में वातावरण में होगा अर्थात निर्जीव होगा।
तब इसमें इस तरह की कोई चीज़ें एंजाइम नहीं पाई जाएंगी, इसमें कोई जीव द्रव्य इसमें नहीं होगा, न ये श्वसन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए तो ये निर्जीव हो गया। इसके अलावा जीवित कोशिका के अलावा वायरस का संवर्धन अर्थात कल्चर या कृत्रिम मीडिया या बनावटी रूप में इसका जो संवर्धन है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार ये निर्जीव के लक्षण हैं। लेकिन जब ये वायरस सजीव हो जाएगा किसी कोशिका में जाने के बाद तो इसके लक्षण बदल जाते हैं और ये जनन कर सकते हैं। ये जनन, ये ध्यान रखिए, ये जनन जो है वायरस जब जनन करेगा ये केवल जीवित कोशिका के अंदर कर सकता है, ठीक है। बाहर खुली अवस्था में तो ये निर्जीव होता है तो जनन तो कर नहीं सकता। तो जो ही ये सजीव के अंदर प्रवेश करेगा और ये जनन करना शुरू करेगा और ये अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाने लग जाएगा। अच्छा, इनके शरीर में देखिए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जैसे आरएनए या डीएनए वो पाया जाता है सजीव अवस्था में, जिससे ये अपना बाह्य आवरण के लिए प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। जब सजीव होगा तो इनके शरीर में ऐसी विशेषता आ जाती है कि प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में क्रोमोसोम के समान ही म्यूटेशन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे म्यूटेशन, एक कोशिका से नई कोशिका बनना, ठीक है, जब तो संख्या बढ़ाएगा ये। तो सजीवों में ये अपनी संख्या को म्यूटेशन के या उत्परिवर्तन के द्वारा बढ़ाने लगते हैं। ये बैक्टीरिया एवं फंगी के समान रोग उत्पन्न करते हैं। फंगस, ठीक है, कवक, तो हमें पता है कवक से बीमारियां फैलती है और बैक्टीरिया से भी फैलती है। उसी प्रकार ये भी बीमारियां फैलाने लगता है जब ये सजीव हो जाता है, ठीक है। तो ये आज हमारा हो गया वायरस और बैक्टीरिया। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मित्रों को शेयर कर सकते हैं वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।